सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और ख़ास तौर से मैं अपने उन 4 प्यारे दोस्तों को अपना बहुत बहुत सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने मेरे लास्ट पोस्ट पे अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उनमें अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, देवाशीष चक्रवर्ती साहब हैं, वर्ल्ड टीवी साहब हैं और एक बहुत ही ख़ास वो व्यक्ति हैं प्रीतम रॉय जी। प्रीतम रॉय दादा, मैं तो आपको ख़ास तौर से नमस्कार कहता हूं। और वाकई में आपकी जो मैंने कमेंट को पढ़ा तो जिस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जिस लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया है, वाकई वो कमाल के लायक है। और आपसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी और अपने घर के तमाम लोगों को इसी लैंग्वेज की तालीम दीजिए। उनसे भी कहिए कि वो आपकी तरह ही लैंग्वेज इस्तेमाल किया करें, ताकि जिन लोगों को आपसे प्यार नहीं करना है और आपकी इज्जत नहीं करना चाहते, वो भी आपकी इज्जत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं जो आज आप लोगों से कहना चाहता हूं वो ये कि मेरे जो पोस्ट और वीडियोस होते हैं उनमें किसी की दिल आज़ारी का मेरा कोई मकसद नहीं होता, ना ही मैं किसी की इंसल्ट करना चाहता हूं, ना ही कभी मैंने किसी के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात कही है। लेकिन न जाने क्यों जब रफ़ी साहब के साथ किशोर कुमार साहब की बात आती है तो लोगों के अंदर, जो खास तौर से किशोर दा के फैन हैं, एक गम गुस्सा बेदार हो जाता है। वो हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने बारहा कहा है कि दोनों अपनी अपनी जगह उम्दा फनकार थे, बड़े फनकार थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किशोर कुमार दा बजाते खुद रफ़ी साहब के फैन थे, उन्हें रफ़ी भाई कह के मुखातिब करते थे, और वो किशोर कुमार, जिन लोगों को पता नहीं है, आप किशोर कुमार साहब के भक्त लोगों को मैं कह रहा हूं, मालूम कीजिए कि किशोर कुमार साहब रफ़ी साहब को किस तरह से पसंद करते थे, कैसी मोहब्बत करते थे और कितनी श्रद्धा रखते थे। और आप लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि जिस वक्त किशोर कुमार साहब के ऊपर बैन लगाया गया था और वो ना तो गाना गा पा रहे थे, ना तो स्टेज प्रोग्राम कर पा रहे थे, उस वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब बजाते खुद चलकर अपने खर्चे पे दिल्ली गए थे और उनका बैन हटवाकर वापस आए थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बजाते खुद जिस दिन रफ़ी साहब का देहांत हुआ था और रफ़ी साहब के घर पे किशोर कुमार साहब गए थे अमित कुमार जी के साथ, रफ़ी साहब के पैरों को पकड़ के भों भों करके रोते हुए उन्होंने लोगों से ये बताया था कि रफ़ी साहब ने मुझ पर एक ऐसा एहसान किया था जो मैं कभी नहीं चुका पाया। मैंने अब तक नहीं बताया था, लेकिन आज आप लोगों को बता रहा हूं कि रफ़ी साहब ने मुझ पर क्या एहसान किया था। और आप लोग इस तरह की तमाशे वाली बातें करते क्यों हैं? देखिए, मेरे पास में ऐसे सैकड़ों एविडेंसेस मौजूद हैं जहां पे मैं ये तुलना कर सकता हूं। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही, मेरी अपनी पसंद है। मैं अपनी पसंद को किसी और पे इंपोज करने का या किसी और से मनवाने का कोई अपना अंदिया नहीं रखता। हाँ, ठीक है, मैं एक शख्स को पसंद करता हूं, एक फनकार को पसंद करता हूं, इसका मतलब ये मैंने कभी नहीं कहा कि दूसरे फनकारों को आप अब्यूज कीजिए, उन्हें गाली दीजिए, उनकी इंसल्ट कीजिए। लेकिन किशोर कुमार साहब के जो फैन हैं, न जाने क्यों हमेशा वो यही करते हैं कि जब कभी ऐसा हुआ कि उन्हें लगता है कि उनकी बात नहीं रखी जा रही है या कहीं ना कहीं किशोर कुमार साहब के बारे में जो कहा जा रहा है वो एक हकीकत कहा जा रहा है, लेकिन उस हकीकत को वो सह नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने फिर आपसे कहा ना कि ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जब मैं साबित कर सकता हूं। मुझे ये बताइए, आप किशोर कुमार साहब के भक्त, आज मैं आपसे पूछता हूं, आपको मालूम है कि किशोर दा तो बहुत बड़े, बहुत ही जीनियस थे। वो एक्चुअली वो राइटर थे, वो प्रोड्यूसर थे, वो डायरेक्टर थे, वो सिंगर थे, क्या नहीं थे वो। ऐसे प्रतिभाशाली लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। जितनी फनकारी, जितना टैलेंट किशोर दा में ऊपर वाले ने दिया था। हाँ, रफ़ी साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े सिंगर थे, लेकिन इतनी प्रतिभाएं रफ़ी साहब में नहीं थी जितनी कि किशोर दा में थी। लीजिए, खुश हो जाइए आप। लेकिन यह तो एक हकीकत है और इसका तो मुझे एतराफ करना पड़ेगा कि इस मामले में रफ़ी साहब और किशोर साहब का कोई मुकाबला नहीं था। बट सो फार द सिंगिंग इज कंसर्न, अगेन आई एम टेलिंग यू, यहां पे आने के बाद में आप लोगों को यह मानना पड़ेगा कि रफ़ी साहब और किशोर साहब में कहीं ना कहीं रफ़ी साहब उनसे बुलंद नजर आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रफ़ी साहब की आवाज में किशोर दा अपने गाने, अपने अदा किए हुए गाने रिकॉर्ड करवाते? अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, आपके सामने है, सुन लीजिए, यूट्यूब पे मौजूद है। अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, अजब है दास्तां। या फिर इस तरह के और भी 14-15 गाने हैं कि जब मन बुरा बावरा।
मन मोरा बाबरा निस दिन। सुन लीजिए, इसके अलावा भी और बहुत सारे गाने हैं जहां पे रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करवाने के बाद किशोर साहब ने पर्दे पे उसे अदा किया। इससे क्या साबित होता है ये बताइए? किशोर दा खुद इतने अच्छे सिंगर थे, इतने बड़े सिंगर थे, अगर वो चाहते तो क्या अपने गानों को खुद गाकर खुद अपने आप पे अदा नहीं कर सकते थे जैसा कि वो करते थे? तो इन गानों को क्यों उन्होंने गवाया? कोई जवाब है आपके पास? तो इस तरह की बहसबाजी में आप लोग न जाइए। मैं फिर से कह रहा हूं कि दोनों इस देश के ऐसे फनकार हैं कि जिन पे जमाना गर्व करता है, लिहाजा आप इन दोनों के मुकाबले को पैदा करके और रफी साहब को बुरा कह के या मुझे बुरा कह के आप लोग अपने आप को मत साबित कीजिए। जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं ना प्रीतम साहब, ये मुझे आप बेइज्जत नहीं करते, ये आप खुद अपनी पहचान बताते हैं कि आप किस तरह के माहौल में आपकी परवरिश हुई है। प्लेटफॉर्म ये सोशल प्लेटफॉर्म है। सोशल प्लेटफॉर्म पे जब इंसान कुछ कहता है तो कम से कम अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम रखता है। आपने तो हर लगाम ही तोड़ दिया। आपने गालियां दी हैं उसमें, और गालियां भी ऐसी, आपको शर्म नहीं आई? किस तरह के इंसान हैं आप? शर्म कीजिए। और एक बात फिर कह रहा हूं कि मुझे गालियां देने से हकीकतें नहीं बदलेंगी। जो हकीकत है सो हकीकत है। और मैं दोस्तों आप लोगों से भी यही कहूंगा कि मैंने कभी ना तो किसी की दिल आजारी की है, ना कभी मैंने किसी को अब्यूज किया है, ना मैंने कभी कोई ऐसी बात कही है। हाँ, मैं रफी साहब को ग्रेटेस्ट कहता हूं, लेकिन उस ग्रेटेस्ट कहने के पीछे ये मेरी जुबान नहीं है, वो एविडेंसेस हैं, वो चीजें हैं, वो बातें हैं। धर्मेंद्र साहब ने तो बरसरेआम कहा कि मैं रफी साहब को पसंद करता हूं और मैं चाहता था कि मेरे सारे गाने रफी साहब ही गाएं। तो जाइए उनका गला काट दीजिए आप। इस तरह के बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे जाइए, हर बड़े से बड़े फनकार को आप सुनिए कि वो मोहम्मद रफी साहब के बारे में किन अल्फाज में कैसे अपनी श्रद्धा का जिक्र करते हैं। वो यशोदास हो, बाला सुब्रमण्यम हो, लता जी हो, या कोई भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो, सुनिए उन्हें और तमीज पैदा कीजिए कि किसके बारे में किस तरह से क्या कहा जाए। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा और मुझे यकीन है कि आप लोग जो सच है, जो गलत है, आप उसके दरमियान एक रेखा तो खींच सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कमेंट करने में कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल रखें और सोशल मीडिया पे आके, सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कोई बात ना करें किसी के बारे में भी, हाँ वो कोई फनकार हो या कोई शख्स हो। बस इतना ही कह के आज मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और प्रीतम रॉय साहब, अगर मैं आपके इस कमेंट को पब्लिक करूं तो यकीन कीजिए कि आपको जिन तरह के अल्फाज से नवाजा जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, शायद मैं आज थोड़े से जज्बात में आ गया क्योंकि बहुत ज्यादा बदतमीजी की गई है। और ठीक है, अगर कुछ मुझे पसंद नहीं है तो मैं अपनी नापसंदीदगी का इजहार तो करूंगा, लेकिन उसके लिए भी अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है। और जितने भी हमारे किशोर दा के भक्त हैं, आप यकीन कीजिए कि आपने शायद मेरे वीडियोस नहीं देखे, आप जाइए मेरे वीडियोस देखिए, ग्रेट लेजेंड्स पे देखिए, सिनेमाया पे देखिए। इस तरह के जो हैं, मैंने खुद किशोर दा और रफी साहब के रिलेशन पे कितने वीडियोस पेश किए, मैंने खुद किशोर दा पे कितने वीडियोस पेश किए, क्योंकि मैं खुद उनका एक बहुत ही आर्डेंट फैन हूं। ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, आज मैं बता रहा हूं आपको। रफी साहब मेरी पहली पसंद है, लेकिन किशोर दा से भी मैं वैसे ही मोहब्बत करता हूं और उनके गानों को भी उतनी ही मोहब्बत से, उतने ही प्यार से सुनता हूं। और ये जो भक्त है ना, आप किशोर भक्त, मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा किशोर कुमार को नहीं जानते, मुझसे ज्यादा आप उनके बारे में नहीं जानते, लिहाजा इस तरह की बेहुदा बकवास बातें मत क्या कीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।